act on the other organ. Each organ must act on the other organ in two ways. In two ways. पहला पॉइंट लिखेंगे उसमें, प्रिवेंट देम, पहला पॉइंट है उसी में, प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग टोटलिटेरियन, TOTALITARIAN, टोटलिटेरियन। ये कल बताया था मैंने कि ये सेपरेशन ऑफ पावर होता क्यों है, किसी के हाथ में कंसंट्रेशन पावर ना आ जाए, कोई एक ऐसी बॉडी सुप्रीम ना हो जाए, तीनों का लेवल बराबर रहे। लेजिस्लेटिव जितना इंपॉर्टेंट है उतना एग्जीक्यूटिव है, उतना ही जुडिशरी है, ठीक है, कोई एक दूसरे से ऊपर ना चला जाए। इसीलिए तो ये सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए डाला गया है कि कोई भी एक ऑर्गन हमारा टोटलिटेरियन ना हो जाए, ठीक, समझ रहे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट यानी प्रमोट करना, किसी चीज की तरफ ढकेलना किसी को, प्रॉम्प्ट। पॉइंट 2 है, प्रॉम्प्ट देम टुवर्ड्स द constitutional obligation, OBLIGATION, obligation मतलब एक दूसरे को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की तरफ पुश करना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो अपने काम करने के द्वारा। समझ गए इस पॉइंट का ये मतलब। अब ये एक पॉइंट का हो गया, मतलब पॉइंट था ये पहला वाला, उसके अंदर सब पॉइंट ये दोनों थे। अब दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, any system of governance which is based on separation of power, which is based on separation of powers, must also imply the theory of checks and balances, checks and balances। क्या हुआ, चेक्स एंड बैलेंसेस आगे लेंगे, फॉर बीइंग सक्सेसफुल, नहीं उसी में है, उसी के आगे, फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन प्रैक्टिकल वर्किंग, ठीक है। ये कल का छूट गया था, अब इस पॉइंट का मतलब बता देता हूँ, वैसे कल बता चुका हूँ, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, जो तीनों ऑर्गन है ना वो एक दूसरे को एक तरीके से रोकते हैं, ठीक है, एक तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के बाहर जाने से रोकते हैं कि उनका कोई काम जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है अगर उससे वो बाहर जा रहे हैं, उस एरिया से बाहर, जैसे बहुत बार होता है कि कई सारे जुडिशियल ओवरटेक होते हैं कि जो काम लेजिस्लेटिव का है, कोई एक्ट बना दिया तो बिना किसी कहे या वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं भी क्या कहते हैं वो करता है, मतलब उसको काटता नहीं है, तो भी जुडिशरी उसको नलिफाइड कर देती है। कभी कभी ये बोलते हैं ना कि आप अपने हद से ज्यादा जा रहे हो, तो उसको ओवर मतलब टेक करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब ये तो मैं एग्जांपल दिया है, उसको करता नहीं है, मैंने बस एग्जांपल दिया, कभी कभी ऐसा होता है बट वो जरूरी नहीं है। तो क्या कहते हैं सेपरेशन पावर यही होता है कि एक दूसरे को चेक करते हैं कि भाई तुम अपने डोमेन में काम करो, मुझे अपने में काम करने दो, एक दूसरे को ज्यादा ओवरलैप तो है बट इतना भी नहीं कि तुम मेरा काम ही रोक दो। समझ रहे हो, इस पॉइंट पे यही मतलब, तभी सेपरेशन ऑफ पावर होती है। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो, एक दूसरे को ये हम लोग पावर ही ना दे कि तुम एक दूसरे को रोक सकते हो, तो फिर चेक्स तो सेपरेशन ऑफ पावर उसको कहलाई नहीं देगी, तो बराबर वो लोग होंगे ही नहीं। तो अब ये आज का नेक्स्ट टॉपिक है, कल का जो छूट गया था तो इसको समझाया था मैंने, एक बार और समझा दिया। चलिए आज का है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या
फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करा चुके? कौन करा दिया? कब? वही तो प्रियम्बल पढ़ा है ना, कब मैंने वो करा दिया। वो जो पहली क्लास थी ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, समझ रहे हो कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या होता है। अभी तुमको प्रॉपर बताऊंगा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स क्या क्या है। फीचर समझते हो ना, क्या नोट मतलब ऐसी क्या क्या खास क्वालिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अलग बनाती है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ, ठीक है। लिखो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फीचर है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट 1 डालेंगे, लिखेंगे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या ही समझाऊंगा, ये तो खुद ही अपने लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। उसमें लिखेंगे कोलन डाल के, जैसे लॉन्गेस्ट लिखेंगे ना, ऐसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कोलन डाल के इसके आगे लिखेंगे जो 2-3 बातें बोल रहा हूँ। It has 448 articles as present, मतलब अभी के डेट में। तो it has 448 articles in 25 parts. It has 448 articles in 25 parts, comma 12 schedules, comma and 12 schedule, full stop. शेड्यूल्स 12 शेड्यूल होते हैं, 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 2 है इसके फीचर्स में सॉवरेनिटी, कॉमा सोशलिस्ट। हाँ, पहला लिखे ना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला फीचर है हमारा कि हमसे बड़ा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्या कहते हैं वो अमेरिका, हाँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 7 ही आर्टिकल है, और क्या कहते हैं उसमें न्यूजीलैंड हाँ नहीं सॉरी कनाडा में 47 आर्टिकल्स, ऐसे करके। और अपने में कितने 448। तो जो अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है, ठीक है। बस यही है फीचर है इसका कि सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा वर्ल्ड का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि उसकी क्या है। पहला सोवरेन, उसी में लिखेंगे सोवरेन, कॉमा सोशलिस्ट, कॉमा सेकुलर, कॉमा डेमोक्रेटिक, कॉमा रिपब्लिकन नेचर ऑफ द स्टेट। सोवरेन, कॉमा सोशलिस्ट, कॉमा सेकुलर, कॉमा डेमोक्रेटिक, कॉमा रिपब्लिकन नेचर ऑफ द स्टेट। ये सारे वर्ड्स मैं आपको प्रीएम्बल में समझा चुका हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा है, क्या मतलब है। सोवरेन का मतलब पता है ना, हाँ, कि हम अपनी खुद की अथॉरिटी है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, कोई हमें बता नहीं सकता हम कैसे रूल रेगुलेशन बनाएंगे। सोशलिस्ट का मतलब आपको पता ही है कि हमारे जितने भी आर्टिकल, हमारे जितने प्रोविजंस होंगे वो ये देखते होंगे कि जो हमारा दबा ऑप्रेस सेक्शन है उसको हम बराबर उठा सके। बराबर का ये मतलब नहीं होता है कि आम इंसान को वो अंबानी बना दे, ये बराबर का मतलब नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बराबर का मतलब ये होता है कि सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, समझ। लोग कहते हैं अगर बराबर का मतलब है तो हमको अंबानी बना दो, नहीं, आपको अंबानी नहीं बनाया जाएगा। जिनके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं ना, उनको वो दिया जाएगा, वो बराबरी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका टैलेंट है कि आप अंबानी बनते हो, अडानी बनते हो, कि आप आम इंसान रह जाते हो, वो आपका टैलेंट है, ठीक है। और सोशलिस्ट समझ गए। सेकुलर, हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं हो, किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देता, या अब ये ऑन पेपर कहो या प्रैक्टिकल, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो मानना है मानो, बट ऑन पेपर तो हमारा स्टेट यानी हमारे जो गवर्नमेंट है उसका कोई रिलीजन, उसके सारे रिलीजन बराबर, ये इसका मतलब। इसको सब मैं प्रीएम्बल में बता चुका हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और ये फीचर है कि सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखो, उस समय फीचर्स तुमको नहीं मिलेंगे। कुछ में मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं, कुछ में मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे। पर इंडिया में क्या क्या खास बात है वही मैं तुमको बता रहा हूँ। डेमोक्रेटिक है, हमारा डेमोक्रेसी है भाई, क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक है। हम लोग इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे, डिस्कशंस करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और रिपब्लिकन इन नेचर, ठीक है। रिपब्लिकन मतलब हमारा हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। और इस बात को जो उस पुस्तकान में जिसने पूछा था उसको कंफ्यूजन में समझ नहीं आई, बट इस बात को याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ द स्टेट सबसे पावरफुल हो, वो हेड ऑफ द स्टेट है। घर में खुद मान लीजिए हेड ऑफ द स्टेट कौन है घर में, पापा कहेंगे, मगर क्या सबसे पावरफुल पापा है, मम्मी है ना, बस वही वाली बात, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट हो सबसे पावरफुल इंसान हो, कि अगर वहां पे प्रेसिडेंट है तो मोनार्च क्यों है, मतलब उससे ऊपर वो उसका बात क्यों सुनता है।
तो जरूरी, वैसे हमारे प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ द स्टेट है, बट वो एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन थी, पता नहीं जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसका उसकी मैं कंफ्यूजन समझ नहीं पाया था कि वो पूछ क्यों रहा है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, थर्ड पॉइंट है फीचर्स में, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, RIGIDITY, rigidity and flexibility, rigidity and flexibility। ये पॉइंट लिखने वाला है, इसमें लिखते रहेंगे। इन दी लिखेंगे इसमें लिखते रहेंगे, वो कोलन डाल के लिखते रहेंगे। इन दी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दी unwritten constitution like British constitution, in the unwritten constitution like British constitution, comma, amendments are made through the ordinary law-making procedure। बोलो, amendments are made through the ordinary law-making procedure, ordinary law-making procedure। So it is a flexible constitution, so it is a flexible constitution। लिख लिया? So it is a flexible constitution। लिख लिया? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बहुत ही आसान है। एक सिंपल और जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है उसी के थ्रू आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, आप उसमें आराम से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट लिखेंगे उसी में इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फुल स्टॉप डाल के, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन like the US constitution, comma, it is very difficult to make amendments, it is very difficult to make amendments, it is very difficult to make amendments। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत होता है, बहुत हार्ड होता है। अब वो प्रोसीजर क्या होता है, वो क्या होता है, अभी उसके लिए समय नहीं है। ठीक है, तो अब उसके आगे लिखेंगे इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके में अमेंडमेंट्स करना आसान नहीं होता है, उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, वो रिजिड, इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फुल स्टॉप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फुल स्टॉप, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड, the Indian Constitution on the other hand has adopted both types of procedures, has adopted both types of procedure, जो unwritten और written दोनों में है ना, both type of procedures। full stop डाल के लिखेंगे आगे, some types of laws can be made, some types of laws can be made or amended with a simple procedure, some types of laws can be made or amended with a simple procedure of amendment involving simple majority, simple amendment involving simple majority in the parliament, simple majority in the parliament। इसको कॉमा लिखेंगे, अब इसके आगे भी लिखेंगे, बट इसको समझा देता हूँ कि कुछ अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा भी किए जा सकते हैं।
ठीक है। जैसे आपको आर्टिकल 3 में पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं जब आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री और वो सब क्या कहते हैं चेंज करते हो तो वहाँ सिंपल मेजॉरिटी लगती है। वो भी एक अमेंडमेंट ही है बट वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ होता है। और सिंपल मेजॉरिटी के साथ वही अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें स्टेट का कुछ से, समझ रहे हो, कोई भी अगर पार्लियामेंट को कोई भी अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो स्टेट को अफेक्ट करता है तो उसमें वो सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो। और स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे आर्टिकल 249 के अंदर हो सकता है, 368 के अंदर हो सकता है, बट वो स्पेशल मेजॉरिटी वहीं यूज होती है जब स्टेट का कोई वहाँ पे लेना देना नहीं होता, ठीक है। इसी आगे लिखते हैं तो पार्लियामेंट बाद कॉमा है, फिर वाइल अदर नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी, बाकी जो अमेंडमेंट्स है वो उनको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। वाइल अदर नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी, कुछ अमेंडमेंट्स को सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है और कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अभी इतने लाइन का यही मतलब, वाइल अदर नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी कॉमा एंड स्टिल फिर कॉमा एंड स्टिल कॉमा some others need the assent of ASSENT, and some others need the assent of both the union and the state legislature, and still others need the assent assent of both the union and the state legislature. बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर लिख लिया। इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे आप कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसमें दोनों का एसेंट की जरूरत होती है, यूनियन की भी और स्टेट की भी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर हाई कोर्ट के जज का अगर वो करना ना, उसको अपॉइंट करना है, उसको निकालना है, इम्पीच करना है, तो उसमें दोनों उस बिल को जो प्रेजेंट होगी लोकसभा में उसमें दोनों की एसेंट की जरूरत है। बट जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है उसका भी एसेंट की जरूरत है, और पार्लियामेंट में तो वो पेश होगा ही होगा, उसकी भी एसेंट की जरूरत है, या इसमें ये बताया गया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हमारे कुछ फीचर्स हैं जिसमें रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, समझ रहे हो। तो हमारा यूनिक ब्लेंड है दोनों का, ना ही पूरा रिजिड है ना ही पूरा फ्लेक्सिबल है, समझ रहे। ये यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिफर करता है या कैसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन डिफर करता है। वो तो एकदम ही फ्लेक्सिबल है, ये हमारे में रिजिड है, ठीक है। वो एकदम ही रिजिड है, हमारा तो फ्लेक्सिबल। इस तरीके से और भी पॉइंट है, ये भी तक नहीं पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी यूनिक है हमारे उसमें, अलग है, इसका इंडिया का तो अलग है। हाँ मैं कब बोला सेम, मैंने कब बोला सेम, मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि यूएस में क्या डिफरेंस है और हमारे में क्या डिफरेंस है। यूनिक अब बता ना रिजिडिटी, और वो उनका बहुत रिजिड, हमारा तो रिजिड नहीं है। अब यूके का बहुत फ्लेक्सिबल, हमारा उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं, वही डिफरेंस ही तो बता रहा। अब आप फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स में लिखेंगे द मोस्ट विजिबल जो दिखता है, द मोस्ट विजिबल डिफरेंस बिटवीन Indian Constitution, the most visible difference between Indian Constitution and the Government of India Act and the Government of India Act 1935, the most visible difference between Indian Constitution and the Government of India Act 1935 under the British rule, ब्रिटिश रूल नहीं लाया था ना गवर्नमेंट एक्ट, अंडर द ब्रिटिश रूल is the inclusion of a set of fundamental rights, in the constitution. हाँ फिर से बोलूं, सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह, और उसमें और हमारे आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वो है फंडामेंटल राइट्स। वो डिफरेंस क्यों है? फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल के अपोजिट तो लगते हैं, बट इंडिविजुअल और स्टेट्स के भी अपोजिट लगते हैं, समझ रहे हो।
स्टेट को बार किया जाता है कि आप किसी भी एक इंडिविजुअल की फ्रीडम नहीं ले सकते। उसका राइट, कुछ राइट्स है जो उनको दिया गया, एक्सप्रेशन, थॉट्स, घूमने फिरने का, कहीं भी सेटल होने का, ये राइट्स आप ले नहीं सकते हो उससे। ये स्टेट को बार किया जाता है, उसकी पावर को थोड़ा सा कम किया जाता है। बार करना मतलब उसकी पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना, उसको रोकना। तो अगर वो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो आप कहीं वो क्या कहते हैं झंडा लेके नहीं पहुंच सकते, ठीक है, आपको तुरंत अंदर कर दिया जाता। तो ये सब ब्रिटिश रूल में नहीं होता, उस समय ये सब राइट्स नहीं दिए गए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब कोई पूछे ना तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उस समय इंडिविजुअल्स को सप्रेस किया जाता था, अब नहीं। अब आगे लिखेंगे इसमें फटाक से। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आया था कि क्या कहते हैं, जैसे व्हाट आर दी कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब कॉन्साइंस किसको कहते हैं? कॉन्साइंस में पूछते हो आपका, इसको हिंदी में हाँ, अंतरात्मा नहीं, तो सोल होती है। अरे कॉन्साइंस मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने सेंसेस से गवर्न नहीं होते। सेंसेस क्या होते हैं? नाक, हाथ, टच, इससे गवर्न नहीं होते, वो अपने ब्रेन से, अपने कॉन्साइंस से। उनको जैसे क्या होता है ना, जैसे सेंसेस से गवर्न करना क्या होता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उसको उतना खा लेते हैं कि एकदम फैल जाते हैं, मतलब अपनी खुद की बॉडी को खराब कर लेते हैं। बट हमें पता होता है कि कुछ सब्जियां जो उतनी टेस्टी नहीं, हमें जीभ को उतनी अच्छी नहीं लगेंगी, बट हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हमारा कॉन्साइंस हमें बताता है कि दिस इज गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है, या अच्छी है आपकी बॉडी के लिए, तो उसको खा लो, तो उसको कॉन्साइंस कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस क्या होता है? ठीक है, दो होते हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। इस बात क्या इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि these two are the conscience of the constitution, ठीक है, conscience of the constitution। उसके आगे लिखेंगे, ये लिख लीजिए पहले कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। हाँ, उसी में लिख लो, कहीं नोट बना के लिख लो, ऊपर बना के लिख लो, एक पॉइंट है, जैसा मर्जी वैसे लिख लो। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर conscience of the constitution। conscience, CONSCIENCE, conscience of the constitution। लिख लिया? तो उससे आगे लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट, fundamental right protect citizens against the arbitrary arbitrary fundamental rights protect citizens against the arbitrary arbitrary and absolute exercise of power by the state। एब्सोल्यूट एक्साइज, यूज करना, एक्साइज का मतलब होता है यूज ऑफ द पावर, ठीक है, एक्साइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। एक्साइज मतलब यूज करना अपनी पावर, एब्सोल्यूट पावर को यूज। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्साइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, ठीक है, उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप, हाँ, आप रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं हो सकता जो ये सर्टेन, जो फंडामेंटल राइट्स में जो सर्टेन राइट्स दिए हुए हैं उनको बार कर, समझ रहे हो? राइट टू एजुकेशन है, जो मेरे ख्याल से जजमेंट, मोहनी केस की जजमेंट के बाद जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, ठीक है। तो वो अब ये नहीं कि 6 से 14 साल के बच्चों को कोई सरकार या कोई बार नहीं कर सकती कि आप फ्री में एजुकेशन डालो, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से उनको लेना ही लेना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस टाइप के बहुत सारे हैं, फ्रीडम एक्सप्रेशन, वो जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ना तो जानना क्या क्या है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी राइट फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं, लाइफ ऑफ डिग्निटी, किसी का आप मर्डर नहीं कर सकते, तो ये क्या कहते हैं, स्टेट तो है ना, स्टेट किसी को मार सकता है इलीगली, और ना ही हम, तो ये दोनों के अगेंस्ट हमको मिलता है। तो यही पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, लिखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स, the constitution guarantees the rights to individual against the state. The constitution guarantees the rights to individuals against the state as well as against other individuals, as well as against
other individuals. जैसे आप जब भी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, जब सर आपको या कोई मैं ऐसा जो भी पढ़ाएगा मुझे पता, जब पढ़ेंगे तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या आर्टिकल है वो बताओ, ये सब क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी में, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। वो आपसे अगर फंडामेंटल राइट्स में पूछेगा तो कंसेप्चुअल चीज पूछेगा। जैसे पहला पूछेगा क्या फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल है कि नहीं। जस्टिकेबल मतलब होता है कि आप उसके अगर वो आपका वायलेट हो जाता है, अगर वो आर्टिकल आपका वायलेट हो रहा है तो क्या आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कि नहीं। इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो हाँ है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे देगा। फिर असली के क्वेश्चन आएगा कि स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, विच आर दिस करेक्ट, तो पहला आएगा आर दीज जस्टिकेबल, नहीं लिख देगा कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिकेबल इन नेचर, ठीक है, आप इनको कर सकते हो। या इस तरह का पहला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का जो आपका जो स्टेटमेंट्स है ना, आप इस चीज को समझिए। और जो दूसरा मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल होता है, आदमियों के अगेंस्ट भी होता है। इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है ना, आपको वो आर्टिकल याद रहे ना रहे, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि प्री में तो यही आएगा। मेंस में भले ही आर्टिकल के बारे या उसके ऊपर कोई भी टॉपिक हो या कभी भी कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा हो तो शायद क्वेश्चन पूछ दे और आपको शायद आर्टिकल्स कोट करना पड़े, वो बात अलग है। आर्टिकल में क्या लिखा वो नहीं कोट करना, आर्टिकल कोट करना, समझे, 19 कोट करना, ये नहीं लिखा है कि उसमें एक्सप्रेशन ऑफ फीचर एक्सप्रेशन लिखा हुआ, वो कोट नहीं करना, तो आर्टिकल कोट करना पड़े, बात अलग है। बट प्री में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, प्री में हमेशा कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, समझ रहे हो। जैसे डीपीएसपी लिख देगा, कभी लिख देगा ना कि डिफरेंस में लिख देगा डीपीएसपी आर आल्सो जस्टिकेबल, जो गलत बात, तो इस टाइप के आपको वो काटेगा। इससे कंसेप्चुअल पॉइंट याद रखिए कि जो फंडामेंटल राइट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो लगते ही हैं और स्टेट के अगेंस्ट भी लगते हैं। डीपीएसपी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसके अगेंस्ट लगता है, स्टेट के। वो जब आएंगे उस पर तो उसको और डिटेल से पढ़ाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। 5th पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी, the constitution ब्रैकेट में लिखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। the constitution ब्रैकेट में लिखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ब्रैकेट क्लोज has introduced a code of 10 fundamental duties, has introduced a code of 10 fundamental duties for citizens, 10 fundamental duties for the citizens. The constitution ब्रैकेट में अपना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 has introduced a code of 10 fundamental duties for the citizens. हमारे लिए 10 तरह की ड्यूटीज इसमें लिखी गई है, ठीक है। ये सिर्फ उनका काम ही नहीं है, हमारा भी कुछ काम है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है इस देश के अगेंस्ट, वो लिखा गया। आगे लिखेंगे इन 2002, नहीं इसको रहने इस पॉइंट को, उसके आगे लिखेंगे द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, मतलब वही फुल स्टॉप डाल के उसके आगे द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड to serve as a constant reminder to every citizen, that while the Constitution has specifically conferred, specifically conferred on them certain fundamental rights. Conferred on them certain fundamental rights.
इसके आगे लिख, पूरा बताता हूँ, आगे लिख क्या है आपको, कॉमा डाल के, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द सिटीजन्स टू ऑब्जर्व certain basic norms of democratic conduct and democratic behavior. कहाँ से बोला? It also requires the citizens to observe certain basic norms of democratic conduct and democratic behavior. अभी भी नहीं लिख पाए, ओके? लिख लिया? इस पूरे लाइन का ये मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स देता है तो आपसे भी कुछ उम्मीद करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी, कि आप डेमोक्रेटिक बिहेवियर के साथ इस कंट्री के अंदर रहेंगे, ठीक है? और वो मतलब आप कोई नोशंस क्रिएट नहीं करेंगे, समझ लो, हार्मनी फैलाएंगे, आप वो मतलब माइक पे लेकर के हिंदू मुसलमान राइट्स नहीं लगवाएंगे, समझ रहे हो? हार्मनी मतलब भाईचारा चलेगी, डेमोक्रेटिक बिहेवियर के थ्रू हमें इस देश को कंडक्ट करना अपने आप को। अगर वो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कि आपको ये फ्रीडम है करने की, तो उसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि आपकी ये ड्यूटी है, आप इसको निभाइए, अगर आप इसको निभाएंगे नहीं तो गलत बात, समझ रहे? इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। और फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिकेबल नहीं है कि अगर आपने उसको नहीं निभाया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, समझ रहे हो? तो उसका यूज कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो शायद उसका यूज किया जा सकता है, बट सोली बेस्ड ऑन उसी पे कि आपने, जैसे क्या है ना, एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको अपने नेचर और अपने एनिमल्स को प्रॉपर मतलब वो देना है, वैल्यू देनी है, ठीक है? आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको जब मर्जी आप सब सारे पेड़ नहीं काट सकते, या आप मतलब जो भी जानवर है आप उनको मतलब दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उनको टॉर्चर नहीं कर सकते। तो अब किसी को, जैसे लोग नॉर्मली बेसिस पे अपने घर के आसपास कूदते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है? वो एक तरह का टॉर्चर है, बट उस पर कोई कहता नहीं है। बट अगर पीटा ने पकड़ लिया, ठीक है, कि आपने देख लिया या आपको कहीं से भी उसने कोई भी वीडियो कुछ भी आपको पकड़ लिया किसी के साथ टॉर्चर करते हुए, किसी भी जानवर है उसके साथ, तो आपके ऊपर केस कर सकते, समझ रहे हो? उसी बेसिस पे कर सकती है जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज की। कितनी मैंने होते कितने मंथ का होता है? कितने मंथ का होता है? क्या कितने मंथ? तुम्हारे दिमाग में कैसे करना होता है यार? वो पीटा के अंदर क्यों नहीं आता है? देखो अब ये लोग, और इसके अंदर क्या दिक्कत है कि जो काटा जाता है ना वो टॉर्चर नहीं है, ठीक है? वो किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा, उसको एज ए फूड, जैसे हम लोग प्रेडिएटर्स हैं, तो प्रे को खाना हमारा काम है, वो हमारा एक बोलते हैं ना वाइल्ड इंस्टिंक्ट है, वो हमारा बेसिक नेचर है, ठीक है? तो आप किसी को रोक नहीं सकते इस चीज़ को, वो क्योंकि वो उसको टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है? कि उसको यातनाएं नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ हंट करके खा जा रहा है, ठीक है? अब तुम इस पे नैतिक वैल्यू की बात है, ठीक है? देखो इसको ये बस इतना ही है कि एक तराजू है, अब आप जिस तरफ हो उस तरफ झुक जाए, अगर आपको एनिमल से प्यार है तो उस तरफ झुक जाएगा, यार बेचारे उनको मार दिया जाता है, ठीक है? अब वो चाहे किसी भी रीजन से, और आपको अगर वो है कि आप मतलब वो वाला आपका कॉन्सेप्ट रहता है कि नहीं हमको नॉनवेज ज़्यादा पसंद है, थोड़ा इधर को झुक जाएगा कि हम तो प्रेडिएटर है यार, हम तो खाना हमारा तो बेसिक मूल्य है, वो तो हम तो खा ही सकते हैं, हमको उसको टॉर्चर नहीं ना करना है कि बैठ के उसको करंट मारना नहीं ना, उसको खाने के लिए अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो भी ये बंदा कहेगा कि भाई वो तो टॉर्चर ही है, मारी तो जान तो ले लो बेचारे की, और ये कहेगा कि शेर भी तो मार ही देता है, उसको जाके रोको ना, हमको क्यों रोको? अब ये तो आपके ऊपर कि आप किस तरफ है, समझ रहे? उस तरफ मतलब तराजू झुक जाएगा। हाँ, अब ये तुम्हारा सोच है, ठीक है? अभी जो लोग पीटा वाले मुझसे बोल के देखें, काऊ के लिए दूसरा नियम क्यों है भाई? आप देखो वो अब वो क्या है ना, सीक्रेट, अब वो धर्म से जुड़ जाता है, और इस देश में धर्म से जो चीजें जुड़ती है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब वो धर्म से जुड़ जाता है, भाई गाय हमारी माता है, ठीक है? अब ये तो भाई बहुत डेंजरस वाली बात तुमने कर दी। वो धर्म से जुड़ जाती है, इससे लोगों का इमोशंस बोलते हैं ना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं। तो भाई अब जो लोग उनका गाँव मूत्र पीते हैं,
और तुम उनको मारोगे तो उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा ना। तो बहुत सारे लोग मजाक कर देते हैं भाई, कॉमेडी कर देते हैं, तो लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। भगवान, इनको तो भगवान ही समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है किसी का।